नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ईएसबी और पीएससी के जरिए होने वाले पदों पे जितनी भी भर्ती परीक्षाओं का आयोजन आगामी समय में होने वाला है, उसको लेकर के बहुत बड़े बदलाव यहाँ पे किए गए हैं जो कि अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रभावित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 से 2 पॉइंट जरूर यहाँ पे ऐसे हैं जिनको अभ्यर्थियों के द्वारा या तो इग्नोर कर दिया गया है या उनको इसमें कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो उन 2 पॉइंट्स की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। आपको बता दूं कि ये ड्राफ्ट पूरी तरह से बनकर के तैयार हो चुका है और अक्टूबर 2026 में इसको पूरी तरह से यहाँ पे लागू कर दिया जाएगा, जिसके बाद केवल पीएससी के जरिए और आपकी ईएसबी के जरिए होने वाली जो भर्ती परीक्षा है, स्पेशली अगर ईएसबी की बात करें तो इसमें केवल आपकी अब 3 परीक्षाओं के केडर में इसको डिवाइड कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के, शिक्षक बनने को लेकर के भी अभ्यर्थियों के बीच कंफ्यूजन है, उसको भी यहाँ पे क्लियर करने का प्रयास करेंगे। कितनी क्या उसकी वैधता होने वाली है, उसको लेकर के अभ्यर्थियों के बीच जो कंफ्यूजन है और आरक्षण को किस प्रकार से यहाँ पे लागू किया जाना है, सभी चीजों को लेकर के ए टू जेड बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ड्राफ्ट यहाँ पे पूरी तरह से बनकर के तैयार है। 3 पात्रता परीक्षाएं यहाँ पे साल भर में होने वाली है। स्कोर कार्ड भी यहाँ पे उसका जारी होगा और स्कोर कार्ड उन्हीं का जारी होने वाला है जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क ला करके इन पात्रता परीक्षाओं को क्लियर करेगा। सभी का स्कोर कार्ड जारी नहीं होने वाला है और इस स्कोर कार्ड के दम पे आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी। आपको बता देना चाहता हूं कि विभाग के द्वारा स्पेशली अपने रिक्त पदों के लिए अलग से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और ये जो पात्रता परीक्षाएं क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे जिनके पास स्कोर कार्ड होगा, वो उस स्कोर कार्ड के दम पे फिर उन रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदन करेंगे, तब जाकर के कहीं उनके सिलेक्शन के चांस बनने वाले हैं। और ये स्कोर कार्ड की जो वैधता होने वाली है, ये आपकी 2 साल होने वाली है। मतलब अभ्यर्थियों को अपने स्कोर को अपडेट करने के लिए हर वर्ष यहाँ पे परीक्षाओं से गुजरना होगा, क्योंकि जिसका ज़्यादा जितना स्कोर कार्ड में स्कोर होने वाला है उस आधार पे उनको नौकरी मिलने वाली है। मतलब आप ये कहें कि एक परीक्षा आपने पास कर लिया है, बहुत अच्छे उच्चतम अंक प्राप्त कर लिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपकी नौकरी लग जाए। हो सकता है कि कम अंक लाने वाला अगले साल ज़्यादा अंक आपके स्कोर कार्ड से ला ले और उसको यहाँ पे उस जॉब को प्राप्त किया जा सके या दे दिया जाए जो आपके फेवर में आ रही थी। सबसे पहले तो उन पॉइंट्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं जो कि अभ्यर्थियों के बीच कॉमन क्वेश्चन के रूप में बने हुए हैं, फिर उसकी बात करेंगे जिसको कि अभ्यर्थियों के द्वारा इग्नोर किया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन सी पात्रता परीक्षाएं होगी, तो मैंने पहले भी बता दिया था, ईएसबी के द्वारा 3 या 4 महीने पहले भी ये चीजें क्लियर कर दी गई है कि 3 तरह की यहाँ पे परीक्षाएं का आयोजन यहाँ पे साल भर में होगा। पहली परीक्षा आपकी होगी संयुक्त तकनीकी परीक्षा, जो कि बिल्कुल टेक्निकल, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गई, कृषि एग्रीकल्चर या लॉ से रिलेटेड या पैरामेडिकल आदि के लिए जो एग्जाम होती है उसके लिए होने वाली है। इसको भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों। 25-25 अंकों के 4 पोर्शन होने वाले हैं, जिसमें कि आपके तकनीकी अगर वाले हैं तो उनके अलग पोर्शन को भी यहाँ पे ऐड किया जाना है। मतलब ये 3 अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग प्रकार का पैटर्न का आयोजन यहाँ पे होने वाला है। दूसरी यहाँ पे परीक्षा होगी संयुक्त सामान्य पात्रता परीक्षा, जो ग्रेजुएशन स्तर की जितनी भी जो नॉन टेक्निकल नौकरियां हैं उसके लिए इसको यहाँ पे अनिवार्य किया जाएगा। उसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा की, आपके शासकीय स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए। इस पात्रता परीक्षा के बाद एक बात आपको क्लियर कर देता हूं कि चयन परीक्षा का आयोजन भी होने वाला है। इस पात्रता परीक्षा की वैलिडिटी यहाँ पे जीवन भर रहने वाली है, लेकिन उसके लिए भी क्या कुछ चीजें होगी, आपकी चयन परीक्षा में किन को कंसिडर किया जाएगा उसकी हम यहाँ पे आगे बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बना हुआ है कि जो सामान्य और जो तकनीकी पात्रता परीक्षा है, जैसे कि आपने ऊपर देखा होगा, आपकी दूसरे नंबर की सामान्य पात्रता परीक्षा और आपकी पहले नंबर की तकनीकी पात्रता परीक्षा, तो ये दोनों ही जो पात्रता परीक्षाएं होने वाली है इनमें 100 प्रश्न आपके होने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इन 100 प्रश्नों को 4 बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। हर हिस्से में 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान के पूछे जा रहे हैं तो 25 करंट अफेयर्स के होंगे। 25 क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान और योजनाओं से संबंधित होने वाले हैं और 25 प्रश्न आपकी तार्किक योग्यता यानी कि रीजनिंग से संबंधित, कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित होने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप पात्रता परीक्षा में 25 सामान्य जो आपके प्रश्न आने वाले हैं, उसके अलावा 75 प्रश्न आपके संबंधित विषय से भी आएंगे। मतलब समझ लीजिए कि पहला जो 100 अंकों का पोर्शन होगा उसमें 25-25 अंक सबके लिए कॉमन हो जाने वाले हैं। उसके बाद 100 अंकों का जो दूसरा पोर्शन होने वाला है उसमें 25 प्रश्न आपके सामान्य विषय से आएंगे और
75 प्रश्न आपके संबंधित विषय से आने वाले हैं, जिसमें कि आपने यहाँ पे मास्टर्स कर रखा है, विशेष योग्यता हासिल कर रखी है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो स्कोर कार्ड आपका जारी होने वाला है वो कैसे काम करने वाला है। तो परीक्षा में सरकार ने जो न्यूनतम अंक यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए रखा होगा, उस न्यूनतम अंक को अगर कोई अभ्यर्थी पास करता है तो ऐसी स्थिति में ही उसको स्कोर कार्ड मिलेगा, अदरवाइज की कंडीशन में स्कोर कार्ड जारी नहीं होने वाला है। परसेंटाइल स्कोर के आधार पर स्कोर कार्ड जारी होगा और विभाग जब अपने पदों के लिए भर्ती निकालेगा तो इस स्कोर कार्ड के आधार पर अभ्यर्थी आवेदन करेंगे और जिसका बेहतर स्कोर होगा उसको यहाँ पे नौकरी मिलने वाली है। तो समझ लीजिए कि हर साल यहाँ पे अभ्यर्थी अपने स्कोर को अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे परीक्षाएं देते रहेगा। तो ये ना समझें कि एक बार अच्छा स्कोर कर लिया तो नौकरी पक्की, बार बार आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा एक मानसिक टेंशन अभ्यर्थियों के बीच हो सकता है। पहले एक परीक्षा देते थे, अब अनेकों परीक्षाएं देने के बाद स्कोर को अपग्रेड करेंगे, तब जाकर के कहीं सिलेक्शन के चांस यहाँ पे बनने वाले हैं। 2 वर्ष इसकी, अब चलो हम उसकी भी बात कर लेते हैं कि स्कोर कार्ड कितने समय तक मान्य होने वाला है। तो स्पेशली यहाँ पे कहा गया है कि पहली टीचर भर्ती को छोड़ करके जो दोनों परीक्षाएं होने वाली है, सामान्य और तकनीकी परीक्षा, उसका स्कोर कार्ड जो रिजल्ट आएगा उसके जारी होने से 2 साल तक की अवधि के लिए मान्य होगा। वो भी उसके 31 दिसंबर तक की स्थिति हो सकती है, मतलब यहाँ 2 से 2.5 साल के आसपास हो सकता है। शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के जो कंफ्यूजन था उसको बता देता हूं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जो पास करने वाला उम्मीदवार है, अभ्यर्थी है, वो पात्रता परीक्षा की जो वैधता होगी वो जीवन भर रहने वाली है। लेकिन एक बात यहाँ पे और है कि नौकरी में आवेदन के लिए स्कोर कार्ड 2.5 साल तक के लिए मान्य होगा, मतलब पात्रता परीक्षा जो क्लियर किया हुआ है उसको बार बार पात्रता नहीं देना है और उस पात्रता के अंकों से यहाँ पे सिलेक्शन भी नहीं होने वाला है, जैसे कि टेक्निकल वालों का हो जाएगा। लेकिन शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंकों से सिलेक्शन नहीं होगा, वो एक क्राइटेरिया होगा आपकी चयन परीक्षा देने के लिए। और चयन परीक्षा जो आप देने वाले हैं उसमें जो स्कोर प्राप्त करेंगे उसकी वैधता यहाँ पे लगभग 2.5 साल रहने वाली है और उसके बाद उसकी वैधता स्वतः यहाँ पे नष्ट हो जाएगी, फिर आपको फिर से चयन परीक्षा देनी होगी। मतलब ये 1 या 2 काउंसलिंग को अटेंड करने को लेकर के लगभग यहाँ पे 2.5 साल इसकी वैधता की गई है। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या फायदा मिलेगा, तो फायदा और नुकसान क्या है, तो आप अभ्यर्थी स्वयं आकलन करके मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखो, डिजिटल यहाँ पे सभी चीजें होने वाली है, पारदर्शी प्रक्रिया रहेगी, मेरिट लिस्ट, नियुक्ति आदेश सब एक पोर्टल के माध्यम से, जिसको कि नियुक्ति पोर्टल नाम दिया गया है, उसके माध्यम से जारी होंगे, ये सब बात कही गई है। लेकिन अब चूंकि एक चीज जो आरक्षण के संबंध में है जिसमें कि पीएससी के जरिए बात कही गई है, लेकिन ये ईएसबी में भी लागू होने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि आपके वर्तमान में 12.4 जो नियम है उसके तहत शिक्षक भर्ती में इसको लागू कर दिया गया है। अब आखिरी पॉइंट हम इसमें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, बाकी सब पॉइंट्स को आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कतें नहीं है। देखो, आखिरी पॉइंट क्या है कि आरक्षण नियम में भी बदलाव हुआ है। जी हां दोस्तों, आरक्षण नियम में बदलाव हुआ है। कैसा हुआ है कि उम्र, अंक या योग्यता में छूट लेने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को, आरक्षित वर्ग आप समझ सकते हैं, इसमें आपके एससी आते हैं, इसमें आपके एसटी आते हैं, इसी में आपके ओबीसी आते हैं और इसी में आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी आते हैं। इसके अलावा दिव्यांग श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ पे शामिल किया जाता है। तो जितने भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको क्या करना है, अगर वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं या अंकों में छूट प्राप्त कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उनको आरक्षित सूची में ही गिना जाएगा। आरक्षित सूची मतलब अपनी ही कैटेगरी में उनकी मेरिट बनने वाली है, जनरल मेरिट में उनको नहीं लिया जाने वाला है। पहले क्या होता था कि अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग का भी है, लेकिन अगर जनरल के कट ऑफ को क्लियर कर लेता है तो ऐसी स्थिति में उसकी मेरिट को जनरल में कंसिडर किया जाता था और आरक्षित जो अभ्यर्थी हुआ करते थे उनकी यहाँ पे मेरिट थोड़ी कम जाती थी। लेकिन अब चूंकि टॉप भी आपने अगर कर लिया है और आरक्षित श्रेणी का लाभ लिया है तो आपको आपकी आरक्षित श्रेणी में ही गिना जाना है, जिससे कि आरक्षित वर्ग का कट ऑफ बढ़ जाएगा और आपको जनरल में कंसिडर नहीं किया जाएगा, जिससे कि सहूलियत थोड़ी सी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में यहाँ पे हो सकती है। तो बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हैं दोस्तों, काफ़ी बड़े बदलाव यहाँ पे आपको देखने मिलने वाले हैं। जैसे यहाँ पे इसको लेकर के चीज़ें प्रकाशित होती है, गजट जारी होता है, तो क्या कुछ चीज़ें हैं उस पर हम और विस्तार से बात करेंगे जब चीजें आपकी अक्टूबर में होती हुई दिखाई देने वाली है। लेकिन फिलहाल में आपको मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर लेना है कि इस प्रकार की चीजें आगामी समय में जरूर यहां पे होने वाली है। आगे जो भी अपडेट इसके संबंध में होंगी उसको भी दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।